गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। आयुष, गुड इवनिंग। गणेश, गुड इवनिंग। हर्ष, कृष्णा, रजत, अभिषेक, अजय, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तनिष्क, सुखप्रीत, क्या हाल चाल है आप लोगों का? तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी कर रहे हैं आप लोग टेस्ट की? टेस्ट में मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। एडवांस पेपर के दो पेपर होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, और काइनेमेटिक्स, 1D, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। एडवांस पैटर्न पे टेस्ट रहेगा। और बताइए, तो छुट्टियां आप लोगों की कैसी रही? भाई किसी को ब्राइटनेस कम लगती है, किसी को ज़्यादा। इसके पिछले बैच वालों को बहुत कम हो गई थी पिछली क्लास में, इसीलिए बढ़ा दिया गया है। फिजिक्स का पेपर रजत कॉमन रहेगा, तो टेंशन मत लो। फिजिक्स का पेपर आपका कॉमन रहेगा, स्टार बैच और आपका सफलता बैच का। तो आप कहीं से भी पेपर दे सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? तो कोई होमवर्क होमवर्क दिया था तुम लोगों को? नहीं? डीपीपी निपटा दिया? हाँ, दोनों टेस्ट देना जरूरी है भाई। दोनों टेस्ट देना है, जरूरी है। तभी तो आदत पड़ेगी तुम्हारी एडवांस पेपर देने की, 6 घंटे। ठीक है भाई। तो सभी बच्चों को दोनों पेपर देना है, तभी तुम लोगों की आदत बढ़ेगी। आपके लिए पहली बार होगा कि 6 घंटा पहले बैठ के लगे रहें, यही बड़ी बात है ना। अभिषेक, न्यू स्टूडेंट। ओके। तो देखिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव से आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। प्रोजेक्टाइल हो सकता है थोड़ा आपको कम समझ में आए, आपने लेक्चर 2-3 मिस किए। तो अभी जाके आप प्रोजेक्टाइल के शुरू के लेक्चर देख लेना, ज़्यादा नहीं निकला है। ठीक है। और बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लेना, तो कनेक्ट करने लगोगे। पीवाईक्यूज के लिए मैंने तुम लोगों को बता रखा है, एक बेटर है बुक ले लो, नहीं तो सीट में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे जब सीट अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कितने पीवाईक्यूज मैं आपको दूंगा बीच बीच में। और जेई मेंस लेवल का पीवाईक्यूज जो है, मैं चाहता हूं कि आप खुद से निपटाइए। एडवांस का पीवाईक्यू मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है। जेई मेंस का आपसे इतना पढ़ने के बाद जेई मेंस का पीवाईक्यू खुद से होना चाहिए, तब समझिए कि आपका सही जा रहा है। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल हम लोग कर रहे थे। हमने ये सीखा था कि प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमने सीखी थी, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री का एक अनदर फॉर्म देखते हैं, वो भी आपको काम आएगा। ठीक है, एक फॉर्म तो आप जानते हो पहले से, इस पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल लास्ट टर्न पे किया था। इस पे लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। क्या था वो फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास क्या था? अपना स्टैंडर्ड फॉर्म था y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही तो अपना ट्रेजेक्ट्री का स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक है।
भाई रिलेटिव 1D 2D अलग नहीं सीखेंगे, सब एक साथ सीखेंगे। एक्स टैन थीटा माइनस जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो था अपनी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। और इसको हम कैसे जो है आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में, कल लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था। ठीक है, अब मैं आपको एक और फॉर्म देना चाह रहा हूँ, इसको आप रेंज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, y इज इक्वल टू आप एक्स टैन थीटा कॉमन ले लीजिए, एक्स टैन थीटा यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब दोनों से आप डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, इसको भी आप एक्स टैन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन लेने का यही मतलब हुआ कि आप इसको इसके साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यही ना। तो एक्स टैन थीटा आप कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर आएगा 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू एक्स टैन थीटा, डिवाइड कर दिया। कॉमन लेने का मतलब यही होता है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स टैन थीटा 1 माइनस, देखिए टैन थीटा को क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखोगे तो आपको मिलेगा एक्स टैन थीटा, और कॉस थीटा से एक कॉस थीटा आप कैंसिल कर दो, और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस, यहाँ पे एक्स बचा, इधर देखो क्या क्या बचा, ये बचा 2u², एक साइन थीटा, और यहाँ से एक कॉस थीटा, और ये जो g है इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा सब लोग। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, रेंज, यही अपना क्या है, रेंज। तो अपने पास क्या हो जाएगा, नया फॉर्म रेंज के फॉर्म में, ये फॉर्म भी आपको बहुत जगह पे बहुत कैलकुलेशन से बचाएगा, एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, है ना। तो प्रोजेक्टाइल के रेंज के फॉर्म में ये फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है, आई विल सजेस्ट कि इसे भी याद रखिएगा, कई सारे अच्छे क्वेश्चंस में आप करेंगे डायरेक्ट। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अनदर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ रेंज। ठीक है, इट इज एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये फॉर्म पे हम अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इस फॉर्म का इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसे कट हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स है, तो ये एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हुआ, तो एक एक्स बच गया, तो वो बचा हुआ एक्स आपने लिख दिया यहां पर। अच्छा, यहां पर एक एक्स तो कैंसिल हुआ था, तो एक ही एक्स बचेगा, एक एक्स आपने कॉमन लिया था ना, ये एक्स है और ये एक्स कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो एक ही एक्स बचेगा। यहां पर एक्स टैन थीटा कॉमन लिया था ना आपने, ये देखिए ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको आपने कैंसिल किया, तो कैंसिल किया तो आपके पास क्या बचा, यही कैंसिल किया तो एक एक्स बच गया, सही तो है। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। नीचे क्या लिखा है, नीचे एक्स टैन थीटा इसलिए लिखा गया है, कॉमन लेने का मतलब आप लोग नहीं जानते, आप इसको डिवाइड करिए एक्स टैन थीटा से, इसको भी डिवाइड करिए, तो इसको डिवाइड करिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स टैन थीटा, आप जो समझिए। एक्स टैन थीटा हमने यहाँ से कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब मैं इससे भी डिवाइड करूंगा और इस एक्सप्रेशन से भी इसको डिवाइड करूंगा, तो सिंपल कॉमन लिया गया है, और फिर टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया गया है, और वहां से सिंप्लीफाई किया गया, तो देखा गया नीचे जो है रेंज बन रहा है, तो ये रेंज लिख दिया गया। क्लियर है सभी को,
चलिए अब ये देखते हैं कि हमने एक अप्रोच तो सीखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज के बहुत सारे अप्रोच सीखे थे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि प्रोजेक्टाइल हमेशा स्टैंडर्ड होगा, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड होगा। आपसे कहीं से कहीं का टाइम पूछा जा सकता है। तो अब आप जनरल कुछ मेथड सीखिए। जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया और ये आपका इनिशियल यू है, ये इनिशियल यू है, ये थीटा है। मान लीजिए इसने एच हाइट को क्रॉस किया, किसी एच हाइट को क्रॉस किया, मान लो यहां पे किसी इसने एच हाइट को इसने क्रॉस किया। तो जब ये किसी एच हाइट को क्रॉस करता है, यहां पर मान लो इसने किसी एच हाइट को क्रॉस किया, ये एच है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, देख लीजिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जस्ट इसको ग्रेज करता हुआ जाए, हमें यू के बारे में पूछा जाए कि यू बताओ जिससे कि ये जस्ट इसको क्या करे, ग्रेज करता हुआ जाए, है ना, जस्ट इसको ग्रेज करता हुआ जाए। और ये वैल्यू आपको यहां से मान लीजिए ये भी कुछ होगा ना एक्स और वाई, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मान लो एक्स नॉट, ये लिख सकते हैं एक्स नॉट, और ये अपने पास कुछ हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई नॉट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप u की वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे कि ये जस्ट इसको क्या करे, ग्रेज करता हुआ जाए, मतलब इसको जस्ट जस्ट जो है इसको क्या करे, टच करता हुआ जाए। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि इसको यहां से यहां आने में क्या टाइम लगा, मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो ये h है, आप इसे h ले लीजिए, इसको d ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एच डी कर लीजिए। तो इस h को, इस टावर को क्रॉस करने में इसको क्या टाइम लगा। अभी u की बात करेंगे कि कितने u से फेंका जाए जिससे कि जस्ट अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं। ये a है, ये b है और ये पूरा अपना c है, ठीक है। ये a है, ये b है और ये c है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि a से b जाने में क्या टाइम लगा, आपसे टी ए बी पूछा जा रहा है। मान लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, टी ए बी। तो आप लोग निकाल लोगे टी ए बी जनरल। अब इसमें आप फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते 2u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि आपसे कंप्लीट टाइम नहीं पूछा गया है, आपसे बस a से b जाने के टाइम को पूछा गया है। और पार्टिकल ऐसे जा रहा है जिससे कि जस्ट ये टावर को क्या कर रहा है, ग्रेज करता हुआ जा रहा है। ग्रेज का मतलब जस्ट उसके ऊपर से जा रहा है, थोड़ा भी कम हुआ तो उसको टकरा कर नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन, जिसको हम बोलेंगे कि हमने इस यू पे भी बात करेंगे कि कितने यू से फेंका जाए कि ये कंडीशन हमें अचीव हो जाए, ठीक है। तो अगर टी ए बी है तो आपको पहले टी ए बी निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको सब कुछ ये बताया गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट टोटली डिपेंड्स ऑन द, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटली डिपेंड अपॉन द, लास्ट स्लाइड क्या देखना चाह रहे हैं देख लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटली डिपेंड ऑन द वर्टिकल मोशन, याद है सभी बच्चों को। तो जैसे आपने मोशन अंडर ग्रेविटी किया था, ये वही क्वेश्चन तो है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, वर्टिकली वो h डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। तो उसको कितना समय लगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने मोशन अंडर ग्रेविटी की बात की थी उस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, है ना। आप क्या बोल सकते हो कि हमारा जो मोशन है वो वाई डायरेक्शन में कैसा है, इधर है अपने पास u cos थीटा और ये है अपने पास u sin थीटा,
ठीक है, और ये अपने पास g है। तो आपको पता है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन वर्टिकल मोशन, ये वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगा। तो आपने एक तरीके से, आपके लिए क्या हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को u sin थीटा से ऊपर फेंक दिया, और ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, h डिस्टेंस। ये मैक्सिमम नहीं है भाई, मैक्सिमम होता तो डायरेक्ट लिख देते, ये किसी h डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो अगर ये h डिस्टेंस ट्रैवल करता है यहां, तो ये t इक्वल टू टी ए बी टाइम है, यही तो ए बी टाइम है। तो ये ए बी नहीं निकाल लोगे, है ना, बहुत आसान है, टी ए बी निकाल सकते हो जनरल इक्वेशन लिख के। तो अब यहां पर आपके पास क्या हो, वेलोसिटी यहां की इसके y के इक्वल कर दोगे, उससे आपको मिलेगा क्या, टाइम थोड़े मिलेगा भाई, आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। टाइम के लिए तो आपको वर्टिकल वेलोसिटी को ही देखना होगा, वेलोसिटी ऑफ y इक्वल करके वेलोसिटी ऑफ x से रिलेशन निकाल लोगे, तो वो तो उससे कुछ मिलेगा थोड़े। मान लो ये इधर फाई है, एंगल भी चेंज होगा, और ये कुछ vb है, तो आप बस ये बोल सकते हो कि ये जो vb cos फाई है, vb cos फाई, और यहां पर है एक vb sin फाई। तो आपको मिलेगा क्या, आप ये कांस्टेंट रहेगा, सही बात है। तो यहां से आपको कुछ मिलेगा नहीं ना, हमें तो टाइम चाहिए। थर्ड इक्वेशन लिखाओगे तो थर्ड इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, ये नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारा vb भी वेरिएबल है, cos फाई भी वेरिएबल है, ठीक है। तो वहां से ज्यादा कॉम्प्लिकेसी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, आप थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेकेंड इक्वेशन यूज करिए। तो आप शायद समझ गए, जो बच्चा ये सजेस्ट कर रहा था कि vb cos फाई से, तो vb cos फाई से कुछ मिलना नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे, हम सीधे सीधे सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन यूज करिए, सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि भाई हमने इसको t इक्वल टू 0 से फेंका, वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा, इसने y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, h, ये सब ऊपर है, केवल g नीचे है। तो सेकेंड इक्वेशन अपने पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो आएगा h इज इक्वल टू u के जगह बस लिखा जाएगा क्या, u sin थीटा इंटू जनरल t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस किस लिए, सबको क्लियर है, जी नीचे है, या आप ये बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन है। तो दिस इज योर, अब यहां से आपको टी में क्वाड्रेटिक बना लो, जैसे हम लोग ने मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको मैंने क्वाड्रेटिक की बात बोली थी। तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको 2h अपॉन जी, ठीक है, इज इक्वल टू 2u sin थीटा। ठीक वैसा ही अप्रोच है, अपॉन में जी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर, इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा अपॉन में जी इंटू टी, ठीक है, प्लस 2h अपॉन में जी इक्वल टू 0। देख लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा जी टी प्लस 2h अपॉन जी, ठीक है। ये मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं निकाल रहा हूं भाई, इसीलिए vy 0 नहीं ले रहा हूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं है हम लोग, कहीं जनरल एच पर है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, फिर निकालने की क्या जरूरत थी, वो तो सीधे t/2 होता फिर। तो यहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, और ये क्वाड्रेटिक आपको क्या बयां करता है कि भाई हमारे पास ऐसे दो एच होंगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि एक बार ये जब रिटर्न हो रहा होगा, ये एक बार जब ये ऐसे रिटर्न हो रहा होगा डाउनवर्ड जर्नी में, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, फिर से आपको यही चीज मिलेगी। देखिए कि जब ये मैक्सिमम हाइट से लौट के आ रहा होगा तो फिर यहां पर आएगा, और यहां पे आने के बाद फिर से उसको वही vb मिल जाएगा। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाली कहानी ही तो है कि यहां से गया, देखिए यहां से गया, इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ये नया नहीं लगेगा, और फिर ये यहां से जा रहा था, तो इसका हम लोगों ने किया था कि ये h है जनरल कोई, तो एक बार जाने के टाइम में h डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक बार आने के टाइम में भी h डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो इसके दो रूट्स होंगे, और ये दोनों रूट्स रियल होंगे।
देखिए जो बच्चे नए ज्वाइंट हैं उनको रिलेटिव वेलोसिटी से थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ सकती है, अगर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो। कुछ पढ़ा है पहले से तो मे बी दे कैन कनेक्ट, ठीक है, नहीं तो उनको रिलेटिव से ही चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक वो पीछे के लेक्चर्स में आप प्रोजेक्टाइल के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हुए तो आप प्रोजेक्टाइल कनेक्ट कर सकते हैं। T² - 2u, तो यहां से आपके दो रूट्स होंगे। लेट T1 एंड T2 बी टू रूट्स, T2 बी टू रूट्स। तो सबसे अच्छा मेथड है कि किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे आपसे किसी वर्टिकल हाइट h को पास करने के लिए पूछा जाए तो आप T1 और T2 के दो रूट्स होंगे, सम ऑफ द रूट जो होगा वो हो जाएगा -b/a, मतलब 2u sin θ/g। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है T1 T2, वो है c/a, मतलब 2h/g। देख पा रहे हैं आप लोग? तो यहां से आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पॉजिटिव है, सम ऑफ द रूट भी पॉजिटिव है। इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि T1 एंड T2 बोथ आर पॉजिटिव, मतलब हमें दोनों रियल टाइम मिलेंगे, ठीक है। दो अगर टाइम पॉजिटिव आ रहे हैं मतलब हमें अपना जो है क्या हो जाएगा, रियल टाइम मिलेगा। और रियल टाइम अपने पास क्या होगा अब इसमें से कोई बड़ा होगा कोई छोटा, तो मान लेते हैं कि लेट T1 इज लेस देन T2। तो आप समझते हो कि सबसे जो छोटा टाइम होगा उसमें सबसे पहले इसने ये वाला टाइम अचीव किया होगा। ये टाइम है अपना T1, ये टाइम है T1, मानते हो? और T2 कौन सा टाइम है भाई, जब फिर से उसने h डिस्प्लेसमेंट अचीव किया। तो यहां से T2 टाइम आपका कौन सा होगा, ये टाइम जो होगा ये होगा अपना T2, ठीक है। और आपको पता है कि सेम हॉरिजेंटल सेम वर्टिकल हाइट से ग्राउंड पे आने का टाइम सेम होगा। तो ये T1 है, नेमिंग कर देते हैं A, ये है अपना B, ये है अपना C और ये है अपना D, है ना। तो A से B का टाइम हो गया T1 और A B C पूरा हो गया अपना T2। तो आप लोग समझते हो कि C से B D का भी टाइम, ये टाइम भी क्या होगा, T1 होगा। तभी तो देखो दोनों का सम T1 और T2 दोनों का सम कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया है कि नहीं आया। टोटल टाइम ऑफ, भाई एडवांस मेन सब कराया जाएगा अभिषेक, ठीक है। आप एक महीना से पढ़ रहे हैं, आपको अगर आप नए हैं तो मुझे नहीं पता, अगर आप कहीं नए हैं तो मुझे नहीं पता, बाकी जो पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि यहाँ एडवांस की ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मेंस की चीज़ें आपके ऊपर रखी जाती हैं कि आप खुद से कर लो, इस लायक बनाया जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी में टाइम है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले प्रोजेक्टाइल, एक बड़ा चैप्टर है, करीब ये लगेगा इस वीक पूरा, ठीक है। तो आप जो है उसको रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, 2 लेक्चर और प्रोजेक्टाइल कनेक्ट कर लीजिए। तो T1 एंड T2 अपने पास दो रूट्स हैं, तो ये T2 है और ये T1 है। तो आप लोग समझ गए कि T2 ये है, ये T1, A से B का टाइम T1। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं TAB इज सेम एज, सब कुछ वही है, मैं रिपीट ही कर रहा हूं एक तरीके से, ये अप्रोच मोशन अंडर ग्रेविटी का ही अप्रोच है। और TABC ये है अपना T2। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये T1 और ये पूरा T2, तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, देखिए सम ऑफ द रूट कितना आया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया है कि नहीं आया। तो अब यहां से अपने पास ये आ गया, ठीक है। तुम्हें क्या पूछा गया था कि टावर तक पहुंचने की हाइट टाइम बता दो, तो टाइम आपको पता है कि h हाइट पे पहुंचने का जो टाइम है पहली बार वो छोटा वाला होगा, वो आप निकाल लोगे। अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आपसे बोला जाए कि मान लो 2 टावर है, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर दूं और आपसे बोला जाए कि 2 टावर है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। TAB हर टाइम निकाल सकते हो, है ना, TBC भी निकाल सकते हो। अगर इसको बोला जाए कि 2 टावर है अपने पास, ये हटा रहा हूं मैं, ये क्लियर है सभी को। इसी में h हाइट के 2 टावर हैं और दोनों को ग्रेस करता हुआ जा रहा है, तो उन दोनों टावर के बीच की दूरी निकालनी है, वो भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास ये प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल में 2 टावर हैं,
दोनों सेम हाइट के हैं। दोनों सेम हाइट के टावर, और आपसे अब ये बोला जा रहा है कि इनके टावर की बीच की दूरी बताओ, और प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे फेंका है जिससे कि ये इन दोनों टावर को जो सेम हाइट के हैं, एच हाइट के, इन दोनों को क्या कर रहा है, जस्ट ग्रेज करता हुआ जा रहा है। देख रहे हैं आप, जस्ट ग्रेज करता हुआ जा रहा है। तो हमें इनके बीच की जो दूरी है डी, ये बताना है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, बिटवीन द टू टावर। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में जब आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है तो आप डी डिस्टेंस पे जो है अपने पास जो है उसका हमें बताना है कि टावर के बीच की डिस्टेंस। तो शायद आप लोग में से कोई बच्चा कुछ बताए कमेंट करके, शायद सब लोग अब बता सकते हैं। कैसे करोगे? बहुत बढ़िया भाई कुमकुम, आपने इस टाइम को निकाल लिया होगा, शायद सही कहा आपने। अगर हम किसी भी तरीके से हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए ये u है, यहां पर हम आए थे और ये अपना a था, ये b था, ये c था और ये d था। इस पॉइंट पे अगर हम आ गए थे तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, vb है ना, इसको v ले रहा हूं, तो सबको पता है कि इसका ये कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये u cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये मान लीजिए फाई है, तो v cos फाई वो u cos थीटा ही होगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अगर हमें ये पता है कि b से c हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछा है ना मैंने, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर पूछा है तो b से c में अगर जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू स्पीड, वो भी कांस्टेंट है। तो केवल हमें b से c का टाइम मिल जाए तो इस टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये d मिल जाएगा कि नहीं। तो हम d के लिए सिंपल अप्रोच ये लगा सकते हैं क्या कि u cos थीटा, दिस इज द हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट होगी, इनटू b से c, एक टावर से दूसरे टावर पे जाने का टाइम, दैट इज tbc। इससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, क्या बता दें भाई, रेंज में से दोनों टावर का टाइम की रेंज माइनस करके। अभी दूसरा मेथड भी बताता हूँ। क्या कोई पूछ रहा है, परेशान है? आदर्श बाबू क्या पूछ रहे हैं आप? हेलो सर, प्लीज सर बता दीजिए, क्या बताते हैं, बताइए कैसे बनाएंगे ये बता दीजिए। अरे यार बता तो रहा हूँ, वही चीज तो बता रहा हूँ। तो u cos थीटा इंटू TBC, ठीक है, u cos थीटा, और क्लास चल रही होती है सीरियसली यार, तो डाउट पूछा करो बस, और फालतू वाले काम बाद में पूछ लिया करो। u cos थीटा इंटू TBC। तो अब यहां पे जो d है, इस d को हम लिख सकते हैं u cos थीटा। अब आप बोलोगे सर TBC का क्या करोगे? तो TBC तुम लोगों ने निकाला हुआ है भाई, ये देखो, ये TBC आपने निकाला है, आपको TAB पता है और TAC पता है, तो TBC क्या हो जाएगा? TBC क्या हो जाएगा? इट इज TABC माइनस TAB, ये बोल सकते हो, दैट इज इट इज T2 माइनस T1। और मैंने ये मोशन अंडर ग्रेविटी में भी तुम लोगों को सिखाया हुआ है कि T2 माइनस T1 कैसे लिखोगे, आपको कई बार बताया है, फिर बता दे रहा हूं। T2 माइनस T1 के लिए आप लोगों को याद है कहा क्या बताया था? T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस क्या बताया था? 4T1 T2 अंडर रूट, 4T1 T2 अंडर रूट। अब आपको सम ऑफ द रूट पता है, देखिए आपको सम ऑफ द रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, तो इन दोनों की वैल्यू यहां पे लाके रख दोगे, आपको दी जाएगी वैल्यू, तो यहां से T2 माइनस T1 आ जाएगा। और एक बार हमें T2 माइनस T1 आ गया, आपको सब वैल्यू दी जाएगी। मैं आपको एक जनरल थ्योरी बता रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं। तो TBC को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं T2 माइनस T1,
हो गया अपना पर्पस खत्म। ठीक है, T2 माइनस T1 हम H हाइट कैसे निकालेंगे, तो H हाइट पे जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और वहां से T2 माइनस T1 निकाल लेंगे। क्लियर है सभी को? तो ये u cos थीटा इंटू T2 माइनस T1 ये आ जाएगा कि एक टावर से दूसरे टावर पे जाने का समय को हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो कांस्टेंट होती है उससे मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर आ गया। ये अपना एक मेथड 1 हो गया। ठीक है, एक मेथड और भी है जो थोड़ा बड़ा हो सकता है, जो आपने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पढ़ी उससे भी कर सकते हो, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से भी कर सकते हो। कैसे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से कैसे कर सकते हो वो देखो, M2 नेक्स्ट मेथड देखो M2। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये H है और यहां पे कुछ ये x डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट मेथड, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये डिस्टेंस यही मैं बना दूं, चलो यहीं बना देता हूं, ये है और ये टावर है, ये है। मान लो ये है, ठीक है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये H है, तो ये हम कुछ मान सकते हैं ना, यहां पर कुछ क्या मान सकते हैं, x1 मान सकते हैं, ठीक, x मान सकते हो, ये d था डिस्टेंस बिटवीन द टावर, तो ये भी x ही होगा। ये क्लियर है सभी को, ये सब लोग समझ पा रहे हो कि अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ये जनरल x ले रहा हूं तो ये भी x होगा। ये सभी को क्लियर है? क्योंकि यहां से यहां का टाइम अगर सेम है और हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर समय सेम है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो अब यहां से क्या कर सकते हो कि एक इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के हेल्प से याद करिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हो, x कॉमा एच लिख सकते हो कि नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हो इस p पॉइंट के, x कॉमा एच। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू है यहां पर x, ठीक है, तो h इज इक्वल टू x tan थीटा, ये tan थीटा सब कुछ आपको दिया जाएगा है ना, तो x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये x में क्वाड्रेटिक दिखता है, ये x में आपको क्या दिखता है, क्वाड्रेटिक दिखता है, और x में क्वाड्रेटिक आपको ये बता रहा है कि x की दो वैल्यू के लिए y सेम होगा, है ना। अगर आप बोल रहे हो कि x की अगर दो वैल्यू होगी तो आपका क्या होगा, y सेम होगा। मतलब अगर आप इसको x में क्वाड्रेटिक के लिए देखो तो ऐसा आएगा कुछ, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, इधर ला रहा हूं, ठीक है, माइनस एक्स टैन थीटा प्लस एच इक्वल टू 0। बताओ, तो यहां से आप अगर क्वाड्रेटिक देख रहे हो, इसको आप डिवाइड कर, इधर इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो जो भी हो x में आपको क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक, तो टू वैल्यू ऑफ x, टू रूट्स ऑफ x, लेट x1 and x2 be the roots। इसका मतलब क्या समझे, इस इक्वेशन के अगर दो रूट हैं, इसका मतलब ये अगर x1 हुआ
तो दूसरा वाला ये x2 होगा, मानते हो कि नहीं? अगर ये x1 होगा तो ये x2 होगा, मतलब x की ऐसी दो वैल्यू मिल रही है जहां पर y अपना क्या है, जहां पर ये y क्या है अपना h है, ये y के जगह पे हम लोगों ने क्या डाला है h। तो h के लिए y इक्वल टू h के लिए y इक्वल टू h के लिए अपने पास x1 और x2 दो रूट्स हैं। क्लियर है सबको? तो अब इस x1 और x2 जो दो रूट्स हैं इसको आप क्या कर सकते हो, वैसे ही कर सकते हो, इसका सम ऑफ द रूट निकाल सकते हो और बाद में इसका जो डिफरेंस होगा वही d होगा। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, x1 प्लस x2, वो आप निकाल लोगे यहां से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लोगे। ठीक है, और जो d है वो क्या है अपना, इनफैक्ट वो भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके रूट्स निकाल लो, आप डायरेक्ट इसके रूट्स निकाल लो, x1 और x2 के डायरेक्ट रूट्स निकाल लोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहां से x1 और x2 मिल जाएगा टू रूट्स, तो जो अपना d होगा वो बेसिकली क्या होगा, x2 बड़ा रूट माइनस छोटा रूट, x2 माइनस x1। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, फाइंड x1 x2। तो ये सब मैं आपको जनरल अप्रोच बता रहा हूं कि जिससे कि आप क्वेश्चंस हैंडल कर पाए। x1 और x2 दो रूट्स यहां से निकाल के और बाद में इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये अपना हो गया एक तरीका ट्रेजेक्ट्री के मेथड से। जब आप ट्रेजेक्ट्री के मेथड से जब आप करोगे तो x में क्वाड्रेटिक आएगा, और अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी वाले वर्टिकल मोशन से करोगे तो t में क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आपने एक अप्रोच सीखा एक कंडीशन पे कि कैसे जो है आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, या फिर दो सेम टावर के बीच अगर कोई पार्टिकल ग्रेज कर रहा है तो उनके बीच का डिस्टेंस। भाई कोई याद वाद नहीं रखना है आपको, ये कुछ याद नहीं है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये अप्रोच है, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, याद रखिए अप्रोच है, आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशन आता ही है, तो अप्रोच बताया जा रहा है, कुछ याद करने का तरीका नहीं बताया जा रहा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि अब प्रोजेक्टाइल कुछ स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल आपको नजर ना आए, कुछ ऐसा है, देखिए ठीक है। अब यहां से कहीं से आप लॉन्च कर रहे हो किसी प्रोजेक्टाइल को यू से, और ये थीटा है और प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, ये अपना ग्राउंड है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल यहां पर आकर इस तरीके से कोई वेलोसिटी v गेन करता है। अब ये हाइट आपको h दे रखी हुई है, ये थीटा दे रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि बताओ कि क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। बहुत सारी चीज इसमें पूछी जा सकती है ना, इसमें बहुत सारी चीज पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ और रेंज बताओ, या ये बताओ कि इसको ग्राउंड पे आने में टोटल टाइम क्या लगा, दैट इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। बट यहाँ कोई बच्चा अगर केवल फॉर्मूला रट के आया है, यहाँ बच्चा केवल कोई 2u साइन थीटा बाई जी रटा है, तो उससे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल नहीं रहा, ग्राउंड से ग्राउंड नहीं है, आपने किसी टावर से इसको फेंका है। ठीक है, आपने इसको किसी टावर से फेंका है, और किसी टावर से जब आपने फेंका है, अब मैं वैल्यू डर से नहीं ले रहा हूं कि कैसा बनेगा, ठीक है, मैं जनरली बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे टी, क्योंकि वैल्यू सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपने पास ये u है, इस तरीके से फेंका, और ये a है, ये अपना b मान लेते हैं, ये c। अब इस केस में अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं तो यहां भी हम वर्टिकल मोशन वाला अप्रोच लेके चलेंगे, मानते हैं कि नहीं? कैसे? आपको ये बताओ कि यहां से अगर फेंका गया, तो मैंने आपको कहा था इसी को ओरिजिन मान लीजिए, इसी को आप ओरिजिन मान लीजिए 0,0, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या कि फिर से ये यहां पर आ जाए ग्राउंड पर, यही अपना ग्राउंड है।
तो ये टाइम चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि जब भी मैंने आपको सिखाया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात होगी तो वी विल बेसिकली फोकस मोशन अंडर ग्रेविटी का वाई डायरेक्शन का मोशन। तो वाई डायरेक्शन के मोशन में आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि ये क्वेश्चन आप कर चुके हो? कोई बच्चा ये पकड़ पाया कि सर ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, ये यू कॉस थीटा है, ये यू साइन थीटा है। याद है आप लोगों को कि आप टावर पे खड़े होके और यू साइन थीटा से जो है कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते थे तो वो नीचे ग्राउंड पे आता था। तो इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट का कंडीशन आपको सिखाया गया है। ये कुछ ऐसा ही तो हो गया भाई, देखिएगा कुछ नया नहीं है, बस u के जगह पे क्या आ चुका है, u साइन थीटा, और ये जाएगा ऐसे और ये ग्राउंड पर आएगा। यही तो t इक्वल टू 0 है और यही तो t इक्वल टू कैपिटल T है। और ऐसा होने में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, -h। देखिए यहां से यहां आ गया तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो आप बोलेंगे ये इसका अगर रेंज होगा, ये इसका अब रेंज होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r कॉमा -h। इस पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा r कॉमा -h, मानते हैं? बस वहां पे अब हमको यहाँ पे -h, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टावर प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। तो r कॉमा -h, तो r कॉमा -h की अगर बात करें तो क्या करने वाले हो आप, सीधे सीधे इन वाई डायरेक्शन की जनरल इक्वेशन लिखने वाले हो। इन वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जब -h हो जाता है तो -h इज इक्वल टू क्या लिखोगे, u की जगह पे क्या लिखोगे, u साइन थीटा इंटू टी। ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये डायरेक्शन पॉजिटिव, g आपका नीचे होगा हमेशा, तो ये वाली चीज नेगेटिव ली जा रही है, तो -12 GT²। तो यहां पे फिर से आपको t में क्वाड्रेटिक मिलेगा। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और आप पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आपको जब फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और डिस्टेंस कहां से पूछा गया है वो आप टाइम को पुट कर करके देखेंगे कि मोशन कैसा है। मोशन 1 डायमेंशन है तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वो लौट कर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हैं मैंने, आप नोट्स देखिएगा, तो आप अगर लौट के आ रहा है तो वहां से फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है और कहां से कम बैक कर रहा है। तो कम बैक वाले डिस्प्लेसमेंट को और 1 डायमेंशन वाले डिस्प्लेसमेंट को दोनों को जोड़ेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। वीटी ग्राफ अगर दिया होगा तो मॉड वी से करेंगे। ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब आप रिपीट कर रिवाइज कर लीजिए, लेक्चर्स में बहुत कराए गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रजत, तुमने पकड़ लिया। ये नेगेटिव रूट मिलेगा, एक रूट इसका नेगेटिव मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप इस क्वाड्रेटिक को, क्योंकि ये सब कुछ कराया गया है बट कुछ ही बच्चे इसको कनेक्ट कर पाते हैं, ये दिक्कत है, क्योंकि लेक्चर्स रिवाइज होना बहुत जरूरी है। t² माइनस, क्योंकि आपको जनरल थ्योरी पढ़ाई जाती है, कोई भी ढंग का टीचर आपको जनरल चीज बताता है, आपको फॉर्मूले नहीं बताता कि ये करो तो ये फॉर्मूला, ये करो तो ये फॉर्मूला, फिर वहां से आप IITian नहीं बन पाओगे, जेई मेंस तक शायद कहानी हो पाए आपकी। t² माइनस 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, फिर -2h अपॉन जी, ये क्वाड्रेटिक बनेगा भाई। अब इस क्वाड्रेटिक के आप देख रहे हैं कि 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स का मतलब क्या हुआ, 2 रूट्स का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे 2 रूट्स मिलेंगे यहां पर, जिसमें कि क्या होगा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है h होगा। लेकिन देखते हैं कि वो रूट्स, अगर यहां पे टाइम की बात करें, लेट t1 एंड t2 बी 2 रूट्स, तो अगर t1 और t2 इसके 2 रूट्स हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव आ रहा है, -2h अपॉन जी, यही तो है जो कि नेगेटिव है। इससे समझ में आता है कि ये दोनों रूट्स क्या होंगे, t1 एंड t2 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इससे आपने ये कंक्लूड किया ना, जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव है तो या तो दोनों रूट नेगेटिव होते तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो t1 एंड t2 बी 2 रूट्स, और हम मान के चल ले रहे हैं कि लेट t1 नेगेटिव रूट मानते हैं और t2 पॉजिटिव। तो आप समझ गए कि आपको इसमें से जो इस क्वाड्रेटिक का जो पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव रूट
गिव टाइम ऑफ लाइट। तो इसका जो पॉजिटिव रूट होगा वो आपको क्या दे देगा, टाइम ऑफ लाइट। तो ये टाइम ऑफ लाइट आपको दे देगा पॉजिटिव रूट। शायद सब लोग समझ गए। तो इसका जो भी आप करेंगे, आपको डेटा दिया जाएगा, आपको डेटा दिया जाएगा क्वाड्रेटिक में, आप सॉल्व करेंगे उसको तो आपको दो रूट्स मिलेंगे। तो जो पॉजिटिव रूट होगा वो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब यहां से यहां तक के जर्नी का जो टी होगा वो अपना एक तरीके से यहां पर वो T2 है। अच्छा, नेगेटिव रूट आपको क्या बता रहा है, नेगेटिव रूट क्या बता रहा है, नेगेटिव रूट आपको ये बता रहा है कि जो मोशन हुआ ही नहीं है, मतलब अगर ये मोशन यहां से हुआ होता, मान लो आपने इस प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका होता ग्राउंड से, तब यहां से यहां जो टाइम लगता ये T1 होता, और अगर ये T1 होता तो ये टाइम भी अपना क्या होता, T1 होता, और ये पूरा टाइम अपना पॉजिटिव रूट का T2 है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि केवल यहां से यहां तक का टाइम बताओ, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर आपने ए से फेंक दिया तो फिर से वो बी पे, मतलब सेम जिस लेवल पे आपने फेंका है उसी लेवल पे वो रिटर्न आए, क्या टाइम लगेगा, तो वो भी आप निकाल सकते हो, है ना, वो भी आप निकाल सकते हो। टी ए बी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टी ए बी आप बता सकते हो, इट इज क्या, T2 माइनस मॉड T1, मॉड T1। ये सबको समझ में आया, क्योंकि T1 तो नेगेटिव है, उसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड, उससे T2 को माइनस कर देंगे तो आपको TAB मिल जाएगा। ए से बी मतलब सेम हाइट पे आने का, फिर से ये यहां पे ऐसे जा रहा होगा और फिर से ये इसी वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा, तो ये टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आप एक जनरल अप्रोच पढ़ रहे हैं, आपको यहां से चीजें सब कुछ निकाल सकते हैं, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा। अब आपको रेंज चाहिए, तो रेंज बताएंगे आप लोग क्या होगा। रेंज के लिए हमेशा हम क्या देखते हैं, हमें टाइम मिल गया तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, u cos थीटा, इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारे लिए T2 हमने पॉजिटिव रूट है तो इनटू T2 कर देंगे। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि टावर से कितनी दूरी पे जाके गिरा, तो टावर से कितनी दूरी पे जाके गिरा वही अपना रेंज होगा, और उसको आप सीधे सीधे क्या करने वाले हैं, u cos थीटा इंटू जो भी पॉजिटिव रूट होगा उससे इसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना नेगेटिव रूट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि अगर ये यहां से फेंका गया होता, अगर जो मोशन हुआ ही नहीं है, नेगेटिव का क्या मतलब है कि बैक टाइम में जाना, है ना, नेगेटिव का मतलब है बैक टाइम में जाना। तो बैक टाइम में जाने के लिए आप यहां से क्या कर सकते हो, ये टाइम मैं बोल रहा हूं, यहां से अगर फेंका गया होता तब यहां से यहां जाने का जो टाइम होता वो T1 है, फिर यहां से B से C उतरने का टाइम भी फिर क्या होता, T1, और ये पूरा टाइम T2 है। तो हमने T2 से इस मॉड T1 जो नेगेटिव टाइम आ रहा है वो है B से C का टाइम, वही टाइम है अगर ये मोशन हुआ होता तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है अभिज्ञान आपने, बहुत बढ़िया। आपने पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने। डिस्प्लेसमेंट सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा, आपको इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर देने का है, ये इनिशियल को फाइनल से आप ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जो सभी बच्चे आसानी से निकाल सकते हैं। और AC, ये AC जो होगा ये अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे निकाल सकते हो, आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, ये H है और ये R है, देखिए ये H है और ये R है, तो AC इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और R अभी आपने निकाला, अभी रेंज आपने R निकाल लिया है, इस कॉन्सेप्ट से रेंज आपने निकाल लिया है, पाइथागोरस यूज कर लीजिए। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट AC। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं।
T2 से ही क्यों? T2 से इसलिए भाई क्योंकि मैंने माना है कि T2 हमारा पॉजिटिव रूट है। अगर आपका T2 पॉजिटिव नहीं, जो पॉजिटिव आएगा वही रियल टाइम होगा, तो आपको उसी T2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा रेंज निकालने के लिए। समझ गए? मैंने यहां पर T2 को पॉजिटिव माना है, T1 को नेगेटिव माना है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन भी आप इजिली हैंडल कर सकते हो। ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो अभी मैं डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूं तुम्हें टाइम निकालने का। नेक्स्ट बात करते हैं कि केस ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। केस ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है कि आपने किसी टावर पे खड़े होके एक ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉर्म किया, इस तरीके से आपने फेंक दिया टावर पे खड़े होके, h हाइट पे आपने इसको हॉरिजेंटली फेंक दिया। जब आपने इसको हॉरिजेंटली फेंक दिया तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी, आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखिए आप बहुत बच्चे यहाँ पे नए हैं तो मैं सभी को कलेक्टिवली एक ही बार बोलूंगा, सब लोग बारी बारी से जो है यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कैन आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ, तो मैं उनको बार बार बताऊंगा तो आपको क्लास आगे मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं जो बच्चे आज नए ज्वाइन किए हैं या कल नए ज्वाइन किए हैं आगे पीछे, है ना, उन बच्चों को मैं यही एक सलाह दूंगा कि अगर उनको, मुझे नहीं पता कि आपका स्टेटस क्या है, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा है या कहीं पढ़ रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग या फिर कहीं आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं और वो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे एकदम नए हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि आपको बेसिक चीज, दो चीज आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जो आप जब जाएंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है, उसको आपको बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आगे धीरे धीरे करते रहिएगा, जो अभी मैं बोल रहा हूं जो आगे के लेक्चर कनेक्ट कर पाए उसके लिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास करने के बाद आप प्रोजेक्टाइल का, ये शायद तीसरा ही लेक्चर है, अभी ज्यादा नहीं हुआ है, तो प्रोजेक्टाइल कनेक्ट कर लीजिएगा, तो वहां से आपको मिलने लगेगा कुछ आइडिया। देखिए डायरेक्ट डाउट आप नहीं पूछ पा रहे हैं, डायरेक्ट डाउट का, देखिए डाउट का स्कोप तो तब होता है जब आपका डाउट क्लियर ना हो, आप कहीं से पूछे, आपको जो डीपीपी दी जा रही है उसके सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपका वो पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि अभी आप लोग से मैंने एक फीडबैक भी पूछा था एक बार, तो सभी बच्चों ने बताया था कि एज सच बहुत जरूरत नहीं है, वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ओके, तो आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन डीपीपी के मिलेंगे, हर डीपीपी के दूसरे या तीसरे दिन बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत, भारी दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन और डीपीपी का नंबर बोल सकते हैं, वो डिस्कस हो जाएगा। आपको इरोडोफ करने की जरूरत नहीं है, जितना इरोडोफ के क्वेश्चंस यहां कराए जाएंगे और उसके बाद जो होमवर्क दिया जाएगा वही आप करिएगा, केवल एससी वर्मा आपको पूरा करना है, ठीक है। केस ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में देखिए क्या होगा कि अगर आपने किसी यू से फेंक दिया इसको, तो आप सभी को क्लियर है कि ये तो कांस्टेंट रहेगा, मानते हो कि नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। इरोडोफ के क्वेश्चंस आप तभी लगाइएगा जो क्वेश्चन नंबर मैं बोलूंगा, उसमें नहीं तो उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कब कौन से सीक्वेंस में, वो सब जंबलिंग फॉर्म में है, तो बेटर है कि मैं इरोडोफ के क्वेश्चंस आपको कुछ कराए हैं, आगे अब प्रोजेक्टाइल के कराऊंगा, फिर रिलेटिव के कराऊंगा, तो बारी बारी से मैं कराता जाऊंगा, ठीक है। एससी वर्मा आप पूरा अपने आप भी कर सकते हैं, आपको अपने आप ही करना है, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा जो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है।
और इरडोफ के कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, तो जो मैं होमवर्क दूंगा वही करिएगा, बाकी इधर उधर से अगर करेंगे तो शायद परेशान हो जाएंगे। तो u कांस्टेंट है और यहां से ऐसा ट्रेजेक्ट्री बनेगा। आप बोले सर ऐसा क्यों बनेगा, प्रोजेक्टाइल ये वाला पैराबोलिक बनेगा, हाफ पैराबोला बनेगा, हाफ क्यों बनेगा ऐसा, उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आपके लिए ये भी बोल सकते हो कि ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना, ट्रेजेक्ट्री को प्रूव करना मतलब एक्स और वाई में रिलेशन निकालना, मानते हो कि नहीं? ये आप इसे एक्स मान लो और इसे आप वाई मान लो। ठीक है, तो ये 0,0 हो गया और यहां से आपने इसको फेंक दिया, इस डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो किसी टाइम t इक्वल टू टी पे मान लो ये यहां पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी v, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक vx होगा एक vy होगा, मानते हो? और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x, y, है ना? तो x तो अपना यहां पर x होगा और y नीचे ले रहे हो तो आप उसको -y ले सकते हो, ओरिजिन से नीचे ले रहे हो। ठीक है, तो ये x, -y आप ये ले सकते हो। ठीक है, अब आप यहां से क्या करो कि आप इसकी ट्रेजेक्ट्री को प्रूफ करो। ट्रेजेक्ट्री को प्रूव करने के लिए x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, u कांस्टेंट है तो ut लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख दिया। और पूरी की पूरी स्पीड ध्यान रखिए हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट की गई है, तो इनिशियल ui क्या है भाई, इनिशियल ui 0 है, ये देख पा रहे हो आप लोग, यहां इनिशियल ui 0 है, पूरा का पूरा आपने इसको क्या किया है, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर case of horizontal projectile. This is a case of horizontal projectile. We have totally given the velocity in horizontal direction. Horizontally throw किया गया है, तो uy 0 होगा। किसी टाइम पे जब ये नीचे उतर चुका है y डिस्टेंस, तो आप यहां से लिख सकते हो क्या कि इसका जो -y इज इक्वल टू -12 GT², ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ, -y इक्वल टू -12 GT²। अगर कोई बच्चा जो है यहां पे नेगेटिव नहीं लिखता है, ध्यान दीजिए, केवल x, y लिखता है, मतलब y अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, y देखिए अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ट्रेजेक्ट्री बनाना है तो y अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब t, ये दो इक्वेशन है, फॉर ट्रेजेक्ट्री यू ऑल नो क्या हमारा अप्रोच होता है, ट्रेजेक्ट्री के लिए हमारा क्या अप्रोच होता है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, यही तो लिखते हो, y एज ए फंक्शन ऑफ x। ट्रेजेक्ट्री में हम क्या करते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ x। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं आप, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है तो थीटा 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा तो u हो जाएगा, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो y यहां पे f ऑफ x कर दीजिए, तो यहां से आपको y मिलता है -12, ये साइन के साथ मिलेगा, अगर आप पहले से साइन नहीं लेके चलेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए x/u और उसको लाके यहां पुट कर दीजिए, आपको ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा। तो y मिल गया आपको -g/2u² x²। और जब मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया था तो याद करिए, आपको एक पैराबोला बताया था, कौन सा पैराबोला, x² इज इक्वल टू -4ay, याद आ रहा है सभी बच्चों को ये पैराबोला, ये पैराबोला सभी को याद आ रहा है? तो ये वही पैराबोला है, दिख रहा है सभी को, ये वही पैराबोला है जिसमें कि x² इक्वल टू -4ay, जिसमें y जो है इसकी एक्सिस है ना, तो ये आपका x² इक्वल टू 4ay यही पैराबोला है। तो यहां पर इसमें आधा पार्ट ही क्यों किया गया, क्योंकि मोशन यहां से है, इधर नेगेटिव में नहीं है, तो इसका हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल आप बना रहे हो, तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। आपने ट्रेजेक्ट्री निकाल दिया, जैसे आपने बेसिक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री निकाली थी, y इक्वल टू x tan थीटा -g/2u² cos² थीटा x², उसी तरीके से आपने इस प्रोजेक्टाइल की भी ट्रेजेक्ट्री निकाल दिया। g नेगेटिव क्यों लिया है आपको बता चुका हूं ना, ओरिजिन से ऊपर की क्वांटिटी को पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन से नीचे की क्वांटिटी को नेगेटिव, कई बार बताया गया। और y को नहीं लिया है, y को नहीं लिया है तो y अपने आप साइन के साथ आया है,
y को मैंने नहीं लिया है तो y अपने आप देखिए साइन के साथ आ गया है, जिससे पता चल रहा है कि y भी अपना नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ गए। y अगर आप साइन के साथ लेंगे, मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर आप y साइन के साथ लेंगे तो y जब साइन के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको केवल y का मॉडुलस मिलेगा। लेकिन हम एक्चुअली ट्रेजेक्ट्री चाहते हैं तो तभी तो पता चलेगा कि पैराबोला हमारा ओपनिंग अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, इसीलिए हमने y विथ साइन लिया है। पहले से y को साइन के साथ ले लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, आपको केवल y का y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये ग्राउंड पे गिर रहा है, अब ये तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि ग्राउंड पे अगर गिर रहा है तो ग्राउंड टू ग्राउंड में, ग्राउंड से यू फेंका तो ग्राउंड पे गिरेगा तो फिर से यू आएगा, बट यहां ऐसा नहीं है, आप देख पा रहे हो। यहां पर जब ये यहां से जब यहां आएगा तो यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगी, और वो वेलोसिटी इस तरीके से होगी। आपसे ये स्पीड पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इनफैक्ट कई बार जेई मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं। ये v है, तो अब यहां से ये अपने पास कुछ थीटा मान सकते हो, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा कुछ v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ये होगा v cos थीटा और ये होगा v sin थीटा। लेकिन एक बात सभी बच्चे समझते हैं कि ये जो v cos थीटा है वो तो u के बराबर ही होगा सर। v cos थीटा अपना u के बराबर होगा, मानते हो कि नहीं आप? v cos थीटा जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो दिस u इक्वल टू v cos थीटा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसकी वेलोसिटी एक इक्वेशन ये लिख सकते हो, और अब आप यहां से नेट स्पीड निकालना चाह रहे हो तो u आपको पता है, ये vy निकाल लो, बस vy निकाल लो। vy निकालने के लिए क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? थर्ड इक्वेशन यूज कर लिया जाए तो हो जाएगा, है ना। थर्ड इक्वेशन यूज कर लो तो हो जाएगा vy स्क्वायर इक्वल टू uy 0 है और 2gh, तो थर्ड इक्वेशन, तो बाय थर्ड इक्वेशन आप vy निकाल लो। तो थर्ड इक्वेशन से आप क्या करोगे, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर, है ना, -2, देखिएगा ध्यान से, +2, g को नेगेटिव लिख रहा हूं, नीचे है, और कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, जब यहां से यहां पर आया है तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, h, ओरिजिन के नीचे है, ओरिजिन के नीचे है, तो वो क्या हो जाएगा, -h। ये क्लियर है, h भी नेगेटिव है, g भी नेगेटिव है क्योंकि ओरिजिन के नीचे है, और uy अपना यहां पर 0 है, तो आपके पास vy मिल जाएगा, क्या मिलेगा, √2gh। तो vy मिल जाएगा √2gh। ये क्लियर है। v sin थीटा 0 क्यों होगा भाई, क्यों 0 होगा v sin थीटा? ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा क्या, आपको ये हिट करेगा किसी v, नेट v ये है, ये किसी एंगल से हिट करेगा भाई, ठीक है। किस लॉजिक से आप बोल रहे हो कि vy 0 हो जाएगा? किसी एंगल से हिट करेगा भाई, ठीक है, आप खुद सोचिए, किसी एंगल से ये हिट करेगा ये v, तो ये v cos थीटा, ये है अपना v sin थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट है दोनों का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है अपना v। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये है अपना vx जो कि vu है, और ये है अपना vy जो कि आपने अभी निकाला। अब इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट है v, नेट स्पीड v आप निकाल सकते हैं √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और vx स्क्वायर है u मतलब u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर मतलब 2gh का √। इस तरीके से आप यहां से v निकाल लेंगे कि किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, ये आप निकाल लेंगे। फिर आपसे ये पूछा जाए कि एंगल बताओ कि हॉरिजेंटल से इसने कितना एंगल बनाया है, मतलब ये थीटा हॉरिजेंटल से, वर्टिकल से भी पूछा जा सकता है
ये थीटा, ये थीटा भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये u था, ये vy था, इन्हीं दोनों का तो वेक्टर आपने पढ़ रखा है, इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है ये v, और ये थीटा है। तो tan थीटा इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड कितना है? vy के बराबर, तो vy अपॉन u। यहां से आप एंगल भी निकाल लेंगे, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स vy बाई u, और vy आपने निकाल रखा होगा, u आपको दिया होगा, तो आप वो एंगल भी निकाल लेंगे कि किस एंगल से आप जो है इसको हिट कर रहा होगा। vy निकालने के लिए सिंपली थर्ड इक्वेशन यूज किया गया है। थर्ड इक्वेशन में आप देखिए इनिशियल y डायरेक्शन में इनिशियल uy 0 है, g आपका नीचे है, और यहां से जब ये यहां पर आया है तो y डायरेक्शन में इसने h डिस्प्लेसमेंट लिया है, ओरिजिन से नीचे है इसीलिए माइनस h, और g भी आपका नीचे है इसीलिए माइनस h। तो यहां से आपको ये vy मिल जाएगा। तो ये केस है अपना हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का। तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं और देखिए, आगे बढ़े। चलिए, तो हॉरिजेंटल में ये बेसिक अप्रोच होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हो बहुत आसानी से, x की इक्वेशन लिख के y की इक्वेशन लिख के। आगे बढ़े। जैसे एक सवाल करते हैं इसी में, मान लीजिए हमारे पास एक स्टेयर केस है, ऐसे n भी हो सकते हैं, ऐसे n स्टेयर केस हो सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 लिया हुआ है, एक स्टेयर केस, 2 और ये अपना 3। ठीक है, तो ये 1, ये 2 और ये 3 स्टेयर केस है। ऐसे n भी हो सकते हैं, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, बॉल हो सकता है या कोई भी, आपने इसको u से प्रोजेक्ट किया, और ये जो स्टेयर केस है ये a लेंथ का है, तो ये b लेंथ का है, फिर से ये a लेंथ का है, मतलब ये a लेंथ है, तो ये b लेंथ है, फिर से ये a लेंथ है, तो ये b लेंथ है, ए बी है। समझ गया ना, हॉरिजेंटल वाला b है, वर्टिकल वाला a है, ऐसा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक है, अब आपसे ये कंडीशन बोली जा रही है कि फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड मिनिमम u so that ball तो आपको मिनिमम यू बताना है जिससे कि बॉल जो है थर्ड स्टेयर केस पे जाके गिरे। ठीक है, बॉल जो है थर्ड स्टेयर केस पे जाके गिरे। ठीक है, अब ये मिनिमम वर्ड का बड़ा मीनिंग है। देखो, स्टेयर केस समझते हैं ना आप लोग, सीढ़ी जैसे आप चलते हो जिस पे, ये देखो यहां से आप आए, यहां से आए ये फर्स्ट हो गया, फिर यहां से यहां ये सेकंड हो गया, और फिर यहां से यहां ये अपना थर्ड हो गया। मानते हो? इसके बाद भी होगा आगे,
इसके बाद भी होगा आगे अपना जो मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन मिनिमम का क्या मतलब है, मतलब बॉल को क्या करना है, थर्ड पे गिरना है, ये तो आप लोग समझ ही रहे हो। तो बॉल के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। बॉल अगर ऐसा भी हो जाए कि केवल यहीं पर आके गिरे, आपने कुछ ऐसी वेलोसिटी दी जिससे बॉल यहां पर आके गिरे, फिर कुछ ऐसी दी जैसे कि ये ऐसे गिरे, फिर कुछ आपने ऐसे दिया जिससे कि ये यहां पर ऐसे डायरेक्ट गिर जाए, ठीक। तो अब आप ये जो मैंने इतने ट्रेजेक्ट्री बनाए हैं, इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है कि जो ये मिनिमम वर्ड का बड़ा मीनिंग है, वो मिनिमम वर्ड का मीनिंग ये है कि देखो ये तो यहीं पे गिर जा रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब इन दोनों की बात करें, ये भी थर्ड पे गिर रहा है और ये भी थर्ड पे गिर रहा है, मानते हो कि नहीं। लेकिन इसने बोला है कि कम से कम मिनिमम यू बताओ जिससे कि जस्ट ये थर्ड पे आके गिरे। इसका मतलब क्रिटिकल कंडीशन ये ली जाएगी कि जस्ट ये थर्ड वाले को, ये जो थर्ड है, थर्ड स्टेयर केस है, इसको ये ग्रेज करे, है ना, इसको ये जस्ट यहां पर क्या करे, ग्रेज करता हुआ गिरे। तो दिस इज आवर क्रिटिकल। तो ये मिनिमम का क्या मतलब है मैं यहां लिख भी देता हूं। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड को भी समझना बहुत जरूरी है आपको। फॉर यू मिनिमम बॉल जस्ट, इसको मैं अगर ए पॉइंट ले लूं, है ना, ये बी ले लूं और ये सी ले लूं, तो बॉल जस्ट ग्रेजेस पॉइंट सी। शायद समझ गए सब लोग कि थर्ड के, ये थर्ड है अपना, तो थर्ड का जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, इसको जस्ट ये क्या करे, ग्रेज करता हुआ जाए, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये पहले पे ही गिर जा रहा है, ये दूसरे पे ही, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो शायद आप लोग मिनिमम वर्ड का मीनिंग सभी बच्चे समझ गए कि इस क्वेश्चन में मिनिमम का क्या सिग्निफिकेंस है। मिनिमम का सिग्निफिकेंस सब लोग समझ गए। तो हमारा क्रिटिकल जो होगा वो ये होगा। तो मैं यही बना रहा हूं जो लेने वाला हूं। सभी लोगों को क्लियर हो गया? ये हो गया। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पर आप इस क्वेश्चन को ट्रेजेक्ट्री से भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको, किसी को याद हो जो अभी मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री लिखवाई है, वो ट्रेजेक्ट्री किसी को अगर याद हो तो उससे भी कर सकते हैं, या नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं याद रखने के लिए बोलता भी नहीं हूं, स्टैंडर्ड चीजें ही याद रखने के लिए बोलता हूं। क्या करने वाले हो आप, ये ओरिजिन हो गया। आप बताओ कि यहां से अगर ये एक्स एक्सिस ले रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो लिख सकते हैं सभी बच्चे, ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं और ये अपना वाई एक्सिस है अगर, है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये अपना अगर वाई एक्सिस है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो सी पॉइंट के, सभी लोग इसका कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। क्या क्या कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, ये 0,0 है, तो यहां से आप बी गए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2b, ऊपर गए पॉजिटिव साइड गए तो +2b। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए, तो आप कितना गए, नीचे कितना गए, बताइए नीचे कितना गए आप, ए और ए, नीचे जो आप गए, ठीक है, तो नीचे आप गए कितना, ए और ए, तो ये भी हो जाएगा अपने पास -2a। वाई कोऑर्डिनेट यहां 0,0 के नीचे गए तो ये -2a, यहां तक क्लियर है। अब आप इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस लिख सकते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि यू मिनिमम बताओ, तो पहले हम लोग वर्टिकल मोशन से ए से सी का टाइम निकाल लेंगे, है ना, टी टाइम फॉर एसी मोशन। और टाइम जब भी हम निकालते हैं तो हम किसको ध्यान में रखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, वाई डायरेक्शन में -2a, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g, uy कितना है 0। तो आप इसके लिए इक्वेशन सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट -2a, है ना, इज इक्वल टू हाफ
जी भी नेगेटिव है तो माइनस जी इंटू टी ए सी स्क्वायर, ए से सी तक का पहुंचने का समय। 2b क्यों लिया गया है? 2b हमारा x कोऑर्डिनेट है ना, यहां ओरिजिन है, तो आप यहां से यहां तक गए तो ये b हुआ, फिर यहां से यहां तक गए तो b हुआ, तो टोटल ये डिस्टेंस, ये x आप यहां से लेते हो ना, ये x हो गया, तो x कितना हो गया? b प्लस बी, दैट इज 2b। यही तो है सिंपल x कोऑर्डिनेट। तो यहां से आपको TAC मिल जाएगा। TAC क्या मिलता है देखिए, 4a अपॉन में g का अंडर रूट, दैट इज 2 अपॉन में 2 अंडर रूट a बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a बाई जी। ये क्लियर है सभी को? तो TAC आ गया सभी के पास। अब TAC आ गया तो इसी टाइम में उसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है? 2b। तो आप क्या लिख सकते हैं? 2b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं x डायरेक्शन में, मतलब इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। अब x डायरेक्शन की कर रहे हैं, ये मैंने लिया है इन y डायरेक्शन, ये इक्वेशन मैंने लिखा है इन y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में क्या लिखोगे बताओ? 2b है ना, b और b 2b, तो दिस 2b इज इक्वल टू u इंटू टी, u इंटू TAC। तो TAC कितना हो जाएगा? 2b बाई यू, सॉरी हमें u निकालना था, तो यहां से हम u निकाल देंगे, और ऑब्वियसली ये u मिनिमम होगा, ये सबको बता दिया है, 2b बाई TAC, और ये आ जाएगा अपने पास 2b अपॉन में TAC। TAC की वैल्यू पुट करिए तो 2 अंडर रूट a बाई जी, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो u अपने पास आ जाएगा b अंडर रूट जी बाई ए। ठीक है, तो ये अपना मिनिमम u होगा, ये मिनिमम u होगा। इससे बड़ा भी हो सकता है, इस पे गिराने के बहुत रास्ते हैं, इससे ज्यादा भी फेंकोगे तो भी गिरेगा वहां पे, बट ये मिनिमम है। यहां देखिए माइनस इसलिए आया है क्योंकि आपको यहां पे टाइम निकालना है, तो मैंने इसको साइन के साथ लिया है, इसको भी साइन के साथ। अगर आप यहां साइन नहीं लेंगे, आप समझ नहीं रहे, आपको ये अब अननोन है, दिस इज आवर अननोन। तो नोन क्वांटिटीज को हम साइन के साथ लिखते हैं, अननोन क्वांटिटी अपने आप साइन के साथ आती है। ठीक है, अननोन क्वांटिटी आपकी, वहां पर हमारा y ही अननोन था, यहां t अननोन है, तो हम नोन क्वांटिटीज को विद साइन रखेंगे, अननोन क्वांटिटीज को अपने आप साइन के साथ आएगा। अब आप जो है n के लिए भी कर सकते हैं कि यहां n स्टेयर केस है, ठीक है, और सभी a b से है, तो आप जो है क्या कर सकते हो कि आपका होमवर्क है, जनरलाइज दिस फॉर n स्टेयर केस। फॉर n स्टेयर केस, तो n के लिए कौन सी बड़ी बात है बताओ, क्या करने वाले हो? n के लिए क्या बड़ी बात है आपके लिए? n स्टेयर के लिए क्या करोगे कि n से n माइनस वन है ना, ऊपर आप n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन के लिए आप क्या करोगे? n माइनस वन को ग्रेज कराओगे, तो n माइनस वन तक की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई? a तो a इंटू n माइनस वन। तो यहां पर जो आपने x लिखा है देखिए, ये जो आपने y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में 2b लिखा है, इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2bn माइनस वन, और ये x डायरेक्शन का इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, तो जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो ये आपका हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का ये एक केस हो गया। SC वर्मा में इस पे एक क्वेश्चन भी है, आप जाके आज करिएगा। ठीक है, ऐसे मैं क्वेश्चन तो टिक कराऊंगा जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो, लेकिन कोई अगर ढूंढ पाता है तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप करिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना केस था, केस ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का, कि ये किस तरीके से हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल से हम चीजें हैंडल करेंगे। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो कुछ अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम बताइए,
मिनिमम वेलोसिटी बताइए जैसे कि वो ग्रेज करे, है ना, ग्रेजिंग के लिए मिनिमम वेलोसिटी। तो जैसे एक लेते हैं यू मिनिमम फॉर, हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोग को अब? आवाज आ रही है? पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं कर सकते डिस्प्लेसमेंट? कौन से, इसमें पूछ रहे हो या किस में पूछ रहे हो?
आप इसमें पूछ रहे हो अगर डिस्प्लेसमेंट, तो इस कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको ज्वाइन कर दो और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात है। तो यहां से अब अपने पास क्या होगा कि इसका हमें कई सारे सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि आप भी कोई मेथड अपना सुझाइए, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड से पहले बता देता हूं, वो जो आज हम लोगों ने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन की है। ठीक है, तो आप देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास h है और ये अपने पास कुछ x1 है और ये अपने पास कुछ x2 है। तो सभी बच्चों को पता है कि जो रेंज है वो बेसिकली x1 प्लस x2 है। जो रेंज है वो हमारे पास एक तरीके से इसका क्या है, x1 प्लस x2 है। ठीक है, जो रेंज है वो अपने पास क्या है, जो रेंज है वो है x1 प्लस x2। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेजेक्ट्री में हमें फायदा होगा कि हम कौन सी इक्वेशन को यूज करें, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। याद करो, याद आ रहा है सभी बच्चों को? इससे भी आप इजिली कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। रेंज आपको पहले से ही पता है, और आप बोलोगे सर हमें टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन थीटा में रिलेशन चाहिए था। बिल्कुल, तो आप x को क्या लिख सकते हो, यहां x एक तरीके से जनरल x है और रेंज आपका पूरा है x1 प्लस x2। ठीक है, तो आप कोई भी यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पे कोई कोऑर्डिनेट ले लो। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 कॉमा h। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताओ, x1 कॉमा h। ध्यान दो इधर, ये जो b का कोऑर्डिनेट होगा इसको आप ओरिजिन मान रहे हो, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 कॉमा h। मानते हो? तो आप y को क्या लिख सकते हो, h। ठीक है, y को क्या लिख सकते हो, h, और x को क्या लिख सकते हो, x1 टैन थीटा। टैन थीटा जो अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था, बिल्कुल। और 1 माइनस यहां क्या लिख सकते हो, x अपॉन आर। तो बहुत आसानी से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपके लिए। क्या लिखने वाले हैं आप, y को आप h लिख रहे हैं, b के क्यों क्यों लिख रहे हैं भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, लॉजिक भी तो समझिए। आपने इतना तो पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई पॉइंट जो है अगर किसी ग्राफ को सेटिस्फाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट जो है उस पे लाई करता है, अगर कोई ट्रेजेक्ट्री पे, ये अपना जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट जो है इस ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है ना, इस ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा। तो सेटिस्फाई करा रहा हूं, y के जगह पे h कर रहा हूं, x के जगह पे x1 टैन थीटा कर रहा हूं, और 1 माइनस x के जगह पे क्या कर रहा हूं, x1, और r के जगह पे क्या कर रहा हूं, x1 प्लस x2। r के जगह पे क्या कर रहा हूं, x1 प्लस x2। बोलो, तो यहां से h इज इक्वल टू x1 टैन थीटा। इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से x1 कैंसिल होता है और अपने पास क्या आता है, x2। तो x2 अपॉन में x1 प्लस x2, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो यही तो आएगा। देखो, इसको एलसीएम लोगे तो x1 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 अपॉन x1 प्लस x2, यही तो आएगा। तो h इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, x1 टैन थीटा। इसको अलग अलग करके लिख लें, x1 को और क्या लिख सकते हो, h, और इसके टर्म्स में टैन अल्फा क्या लिख सकते हो बताओ, टैन अल्फा क्या लिख सकते हो, h अपॉन x1। तो x1 एक तरीके से आपको मिल गया, ठीक है। और टैन बीटा क्या लिख सकते हो, टैन बीटा लिख सकते हो इस वाले ट्रायंगल से h अपॉन x2। मानते हो कि नहीं? तो टैन अल्फा आ गया h अपॉन x1 और टैन बीटा आ गया h अपॉन x2। इनकी वैल्यू उठा के रख दो, वहां से आपको मिल जाएगा जो प्रूव करना था। तो h अपने पास क्या आ जाएगा, x1 को आप लिख सकते हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें क्या इसको, तो x1 टैन थीटा, अब पुट कर लोगे ना सब लोग, x1 टैन अल्फा को आप, टैन अल्फा x1 को आप लिख लो
एच अपॉन टैन अल्फा, यहां से x1 की वैल्यू पुट कर लेना, एच अपॉन टैन अल्फा, x2 यहां से आ जाएगा एच अपॉन टैन बीटा। बस x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और h सब में कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां के बाद तो कर लेंगे सब लोग, तो फाइनली आप यहां से कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? h तो कैंसिल हो जाएगा, x1 की वैल्यू पुट करोगे तो tan थीटा बाई tan अल्फा आएगा, x2 की पुट करो, सॉल्व कर लो, आपको tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan थीटा मिल जाएगा। tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan थीटा आपको यहां से मिल जाएगा। आई थिंक सभी बच्चे कर लेंगे अब। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, लेक्चर्स रिवाइज करके आइएगा कल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।